अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज अपना थर्ड लेक्चर और फोर्थ टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन का बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिकली आपके लिक्विड मटेरियल से सॉलिड मटेरियल को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सेपरेशन होती है आपके सॉलिड की फ्रॉम द लिक्विड बाय वेरियस मीन्स। ठीक है, बहुत सारी मीडियम्स यूज कर सकते हैं हम। फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं, स्क्रीन यूज कर सकते हैं, पोरस मीडियम यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका जो सॉलिड है वो उस मीडियम पे रिटेन कर जाए और लिक्विड पास हो जाए। ठीक है, थ्रू दैट मीडियम। अब जो हमारे पास लिक्विड फिल्टर होकर नीचे कलेक्ट हो जाता है बॉटम पे, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो मटेरियल आपके फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे रह जाता है उसको हम बोल देते हैं रेजिड्यू। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या कलेक्ट हो रहा है? फिल्ट्रेट। ऊपर रह रहा है रेजिड्यू। ये जो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर हम देखें नेचुरली तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा होता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो डाउन मूवमेंट कर रहा होता है, इसे ग्रेविटी फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली जैसे आपकी ना एक फिल्ट्रेशन हम शुरू से करते आ रहे हैं कि आपका एक फनल लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, हम अपना मटेरियल ऐड अपने फनल में फिल्टर पेपर को सेट कर देते हैं, उसके बाद अपना मटेरियल उसमें ऐड कर देते हैं। जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और आपके जो बॉटम है उस पे फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसे ग्रेविटी फिल्ट्रेशन भी कहते हैं और सिंपल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। एक आपकी होती है बिचनर सेट के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होती है उसे हम कहते हैं सक्शन फिल्ट्रेशन और वैक्यूम फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें वैक्यूम जनरेट किया जाता है और बेस्ड ऑन दैट वैक्यूम आपका क्या किया जाता है? मटेरियल को फिल्टर किया जाता है। अब जब भी वैक्यूम जनरेट किया जाएगा ना तो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत क्विक हो जाता है। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स, जो मिनट्स में होना था वो विद इन सेकेंड्स आपका फिल्टर मटेरियल हो जाता है। अब जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं आपकी इंडस्ट्री में फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उनमें हम वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसे देख लेते हैं। अब जो वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर है ना आपका, वो बेसिकली ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज होता है जिसमें सॉलिड कंटेंट जो होता है अप टू 7% हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर हम एक 100 ml का सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 7 ग्राम क्या है? 7 ग्राम उसमें सॉलिड प्रेजेंट है। 7% का मतलब होता है 7 ग्राम इन 100 ml। तो अगर इसी स्ट्रेंथ को अगर हम लार्ज स्केल के लिए देखें, ठीक है, तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर 7 ग्राम, अगर हम 7 ग्राम का 7% का मतलब है 7 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, तो इसी तरह जितने ज्यादा आपका ml इंक्रीज होता जाएगा उसका 7% अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसमें सॉलिड कंटेंट सिर्फ 7% है तो उसके लिए आप वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिल्टर क्लोथ वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑटोमेटिक डिसलॉगिंग हो जाती है ऑफ फिल्टर्ड केक बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर और ऑसिलेटिंग स्लाइड हेडर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्लेट्स लगी होती है ना इस प्रेशर फिल्टर के अंदर, वो प्लेट्स वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, वाइब्रेटर और ऑसिलेशन का, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन ही होता है। ठीक है, मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है इसकी वजह से जो भी आपका मटेरियल होता है वो इसमें मूव करता है। ठीक है, और आपका जो मटेरियल है वो फिल्टर हो जाता है और जो केक आपका रेजिड्यू लेफ्ट ओवर रह जाता है वो भी फिर आपका बाद में इसी वाइब्रेशन की वजह से बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है और उससे हम रिमूव कर लेते हैं। और आपका ड्राई और वेट आपने किस फॉर्म में डिस्चार्ज करना है मटेरियल को, वो दोनों पॉसिबल इसके थ्रू होते हैं। अब इसकी भी हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। ये आपकी डायग्राम आ गई वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर की। अब देखिए यहाँ पर ना एक इनलेट है, एक आउटलेट है। यहाँ ये इनलेट से ना आपका मटेरियल आ रहा है। ठीक है, इनलेट से आपका मटेरियल आएगा, फिर जब मशीन हम स्टार्ट कर देंगे तो ये जो प्लेट्स लगी हुई है ना इसके दरमियान में, ठीक है,
ये प्लेट्स मूव करना शुरू कर देती हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाती है। अब जो आपका जो भी मटेरियल है, फिर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो यहीं पे स्टक रह जाते हैं, और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बॉटम से कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये टॉप में स्क्रूज होते हैं, इन्हें अच्छी तरह टाइट करना होता है, फिर जाके ये अपना आपका वैक्यूम है ये स्टार्ट होता है। ये जो पूरा चैम्बर है इसे हम वेसल बोलते हैं। उसके अलावा आपका एक साइड से इनलेट है, एक साइड से आउटलेट है। फिर आउटलेट से आपका जो वेट के जो आपका सॉलिड मैस होता है और वाटर होता है वो सेपरेटली कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इन ये जो प्लेट्स लगी हैं इनकी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। कौन सी मूवमेंट? टू एंड फ्रो मूवमेंट, जिसे हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, ऑसिलेशन भी बोलते हैं। जो आपका सेकंड जो फिल्ट्रेट है, सॉरी, जो सेकंड फिल्टर है आपका वो कौन सा है? वो है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब ये कैसे काम करता है? ये ना जैसे आपकी जो ड्राइंग मशीन होती है, ड्रायर होता है, जैसे वो काम करता है सेम ये भी वैसे ही काम करता है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वो क्या होगा? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, बड़ा सा बाउल होता है इसके अंदर, ठीक है, जो मूव कर रहा होता है, ठीक है, रोटेट कर रहा होता है। कितनी रोटेशन से, कितनी स्पीड से रोटेट करता है? 15,000 आरपीएम तक। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाती है जो 16,000 टाइम्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट आपके मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है? उससे सॉलिड कंटेंट को रिमूव कर लिया जाता है। इससे बेसिकली लिक्विड लिक्विड जो है लिक्विड लिक्विड फिल्ट्रेशन भी इसके थ्रू की जाती है। ठीक है, दो लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तभी ये वाला प्रोसेस यूज किया जा सकता है। इसमें ना नोजल होती है जो बॉटम पे होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है और एक्ट कर रही होती है लिक्विड पे, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसकी उस पर अप्लाई हो रही होती है। जो लाइटर लिक्विड्स होते हैं वो इनसाइड लेयर बना लेते हैं। ठीक है, जो लाइटर लिक्विड्स होंगे, जो हैवियर लिक्विड्स होंगे वो आउटसाइड। ठीक है, जो आपका बाउल है ना उसकी वॉल की तरफ क्या कहते हैं, लेयर बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बेसिकली बात है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड्स होंगे वो इनर की तरफ होंगे, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो ज्यादा दूर होंगे, वो वॉल की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो मिक्सचर होता है ना कंटिन्यूअस मैनर में ना आपकी जो है बाउल में एंटर कर रहा होता है, और टू फेज में डिस्चार्ज हो रहा होता है कंटिन्यूअस मैनर में। ठीक है, टू होल्स के थ्रू, क्योंकि देखिए एक हम सेपरेट कर रहे हैं ना टू लिक्विड्स को, तो टू लिक्विड्स की सेपरेशन के लिए जो दोनों लिक्विड्स हैं उन्हें सेपरेटली मूव आउट करवाया जाएगा, और वो आपके जो होते हैं टॉप पोर्शन के ऊपर वो लगे होते हैं। और ये एक जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका। अब उसके बाद जब आप इसे क्लैरिफिकेशन जब कर रहे होते हैं, यानी कि सब चीजें क्लीन कर रहे होते हैं, तब इसे करना बहुत आसान होता है। बस आपको आप ये कर सकते हैं कि उसमें लिक्विड ऐड करके जो भी मटेरियल है क्लीनिंग का इसे चला दें। ठीक है, इसे स्टार्ट कर दें, तो स्टार्ट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, और फिर आप वो लिक्विड वहां से बाहर निकाल सकते हैं। और जो सॉलिड इसके अंदर रह जाता है वो आप मशीन स्टॉप करके वो भी मैन्युअली इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली कौन सा, ये आपका है ट्यूब ये आपका ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, इसके भी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये अब आपकी डायग्राम आ गई ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर की। अब देखिए यहाँ बॉटम से आपकी फीड आ रही है, वो रोटेट कर रही है। क्यों कर रही है? मोटर की वजह से, मोटर से कनेक्टेड है। अब आपकी मिड में एयर स्पेसेस होती हैं, फिर एक साइड पे आपका लाइट फेज बन जाता है, एक साइड पे हैवी फेज बन जाता है, फिर इन्हें सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिक इसका प्रिंसिपल है, और उसी की वजह से आपका मटेरियल चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो या लिक्विड सॉलिड हो वो सेपरेट किया जा सकता है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस है। इवेपोरेशन बेसिकली किसे कहते हैं, इवेपोरेशन बेसिकली कहते हैं आपके वाटर या सॉल्वेंट को आपके सॉलिड मटेरियल से कंप्लीटली रिमूव करना, ठीक है, उसे वेपर्स में कन्वर्ट कर देना और उस मटेरियल से उसे रिमूव कर देना, ठीक है। ये आपका इवेपोरेशन तब होती है जब आपकी जो आप कह लें कि मॉलिक्यूल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलती है सो दैट वो एक फेज को छोड़ के दूसरे फेज में एंटर कर लें। अब फेज का मतलब ये होता है कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में मूव किया, लिक्विड से सॉलिड में मूव किया, ठीक है, इसे बेसिकली फेज बोलते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूशन है उसे इंक्रीज या उसकी विस्कोसिटी को इनहेंस किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब इसमें यूजुअली हम बॉइलिंग वगैरह भी यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए, हीट यूज करते हैं। इससे हम इसकी कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपको ना कुछ बातें बताई हुई हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड, बॉइलिंग से रिलेटेड, इवेपोरेशन से रिलेटेड, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपका जो सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो डिजॉल्व मटेरियल होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अब जो आपका, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करें तो आपके जो सब्सटेंस होते हैं हर सब्सटेंस का ऑलमोस्ट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो इंटरनल प्रेशर कह लें वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो जब वो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट पे ना मटेरियल बॉईल करना स्टार्ट कर देता है और इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशंस का वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट्स, क्योंकि सोल्यूशन में दो पार्टिकल होते हैं, सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जिस मटेरियल में आपका सिंगल फेज हो यानी कि सिंगल सॉल्वेंट हो। जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना उसको हम टेम्परेचर डिप्रेशन भी बोलते हैं। और ये टेम्परेचर डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये ग्रो करता है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यानी कि जितना आपका सोल्यूट पार्टिकल आप ऐड करते जाएंगे उतना ये डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। इवेपोरेशन बेसिकली आपकी फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, आपकी फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होता है, ठीक है। अब इसके लिए डिफरेंट आपके इवेपोरेटर्स यूज किए जाते हैं, उनमें से दो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका आता है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और दूसरा जो है वो है नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो फर्स्ट आपका है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। इसमें क्या होती है, इसमें ना हम लॉन्ग, ये आपकी पिक्चर में भी शो हो रही है, ये कई मीटर्स की ना लंबी ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। अब उस जो लॉन्ग ट्यूब्स है उधर से जब अपने मटेरियल को फॉल करवाते हैं ना तो ये जो आपकी ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और ये ना डबल जैकेटेड होती है, मतलब इसमें ना डबल लेयर होती है और एक लेयर से ना आपकी स्टीम क्रॉस कर रही होती है। अब वो जब स्टीम क्रॉस कर रही होती है और मटेरियल स्टीम के साथ कांटेक्ट में आता है तो फिर आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है और आपकी जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है ये लॉन्ग ट्यूब्स के फॉर्म में है, उनकी लेंथ कितनी है, 4 to 8 है मीटर्स है, और अगर फीट्स में देखें तो 13 to 26 लेंथ है उसकी, ठीक है। वो स्टीम जैकेट से सराउंडेड है, यानी कि उसके अराउंड क्या है, स्टीम जैकेट है जिससे स्टीम क्रॉस हो रही है। अब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है सोल्यूशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम ये वाला टाइप ऑफ इवेपोरेटर आपका यूज करें। जो आपका सोल्यूशन एंटर हो रहा होता है ना वो जरा थिक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेलोसिटी गेन कर लेता है और डाउनवर्ड की तरफ मूव करता रहता है। अच्छा, ये जो गेन इन वेलोसिटी की हमने बात की, ये अगर हम देखें तो हीटिंग, आप ऐसे समझ लें कि
जितनी आपकी हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज़्यादा डाउनवर्ड फ्लो इंक्रीज होगा और उतना मटेरियल थिन भी हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है। तो यूजुअली ये जो इवेपोरेटर्स होते हैं हाईली विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उनको अगर इसमें से पास कराएंगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये तो थे आपके फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स। दूसरे जो आपके आ जाते हैं वो है नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। ये अपना पे इनका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड करता है? नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। अब इसमें जो आप कह रहे हैं कि इवेपोरेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है? डेंसिटीज के डिफरेंस की बेसिस पे होती है। अब जो ये इवेपोरेटर्स होते हैं ना, इनमें बेसिकली ट्यूबिंग्स लगी होती हैं, मतलब ट्यूब्स लगी होती हैं। अब जब वाटर बॉईल करता है ना, उसके बबल्स बनते हैं तो वो सर्कुलेट करते हैं फिर इनके अंदर, और उनकी सर्कुलेशंस की वजह से क्या होता है, आपके जो सेपरेशन हो जाती है लिक्विड की, और वेपर्स आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं टॉप पे। ठीक है, अब जो आपकी अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंसेस पे। टेम्परेचर डिफरेंस किसका? स्टीम का और सोल्यूशन का, उस पे बेस्ड करती है आपका कि कितनी आपकी इवेपोरेशन हो रही है। प्रॉब्लम आपकी अराइज हो सकती है अगर आपकी जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली इमर्ज नहीं है सोल्यूशन में। ठीक है, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली डिप अगर नहीं है ना आपके सोल्यूशन में, तो फिर आपका ना वो कंप्लीटली क्या होगा, वो कंप्लीटली आपकी इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपका जो सिस्टम होता है वो ड्राई आउट हो जाता है। ठीक है, और सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और फिर आपकी जो प्रोसेस है वो सही से नहीं होगा। ये जो आपकी फोर्स सर्कुलेशन होती है ये पंप हम इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो इंक्रीज है प्रेशर को भी इंक्रीज कर सके और आपकी सर्कुलेशन को भी इंक्रीज कर सके, क्योंकि जितनी वो सर्कुलेशन प्रॉपर होगी उतना ही आपके इवेपोरेशन का प्रोसेस भी प्रॉपर होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि एक इसका मेन चैम्बर है, इनलेट्स और आउटलेट्स हैं, और वो कनेक्टेड किससे हैं? वो कनेक्टेड हैं आपकी मोटर से। ठीक है, तो अब इसकी दूसरी डायग्राम भी हम देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये आपकी क्या शो कर रही है? ये आपकी नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन को यूज करिए। आप देखें यहाँ पे एक यहाँ पर आपका फीड एफ्लुएंट है, यहाँ से फीड एंटर करती है। यहाँ पर आपका ना कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये आपके साथ में स्टीम जनरेटर भी है। ठीक है, अब ये जो पाइप्स होते हैं ना ये इसके अंदर वेल इमर्स्ड होते हैं। अब ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, वेपर्स जनरेट हो रहे हैं, वेपर्स फिर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये ट्यूबिंग्स इसके अंदर कंप्लीटली इंसर्ट होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इनमें कंसनट्रेटेड एफ्लुएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंडेंसेट प्रेजेंट होते हैं, वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, मेकअप स्टीम भी होती है और फीड एफ्लुएंट्स भी होते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू ये क्या आपका प्रोसेस चल रहा हो। अब ये जो है ये इसकी सेकंड डायग्राम है, इसमें आपको मजीद जो है इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रॉपर देखें। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी एक आउटलेट लगा हुआ है, साथ में आपका ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पर स्टीम जेट है। अब ये जो है ट्यूबिंग्स है और पाइप कनेक्ट है आपकी मेन बॉडी के साथ। ठीक है, ये रिसर्कुलेशन पाइप होते हैं। अब इसके थ्रू ना स्टीम एंटर करती है आपके सोल्यूशन में। अब जब स्टीम एंटर करती है ना आपके सोल्यूशन में, तो वो आपका टेम्परेचर को क्या कर देती है? रेज कर देती है। अब वो फिर आपका जो सोल्यूशन है उसमें क्या वो उसमें स्टीम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से जो आपके अपर चैम्बर है उधर से आपके वेपर्स कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर आगे कंडेंसर लगा होता है और वो उसे जो भी आपका मटेरियल है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर ये जो है ये स्विल ब्रेकर होता है, सर्कुलेटिंग पाइप होता है,
और नीचे से ये फीड इन हो रही होती है, ठीक है। मतलब जो आपका मटेरियल है वो नीचे से ट्रांसफर किया जाएगा और ऊपर से आपका मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहता है। अब इस ट्यूबिंग की बात हो रही है कि ये जो है वेल इमर्स्ड होनी चाहिए और कंप्लीटली डिप होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका मेंशन है वो आपका मेंशन है रियोलॉजी, ठीक है। तो रियोलॉजी बेसिकली होता क्या है? ये रियोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जब भी प्रिपरेशंस की हम बात करते हैं तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को मटेरियल की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो दैट आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मुलेट कर सकें। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए आपके सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। उन्हीं में से एक जो आपका प्रोसेस है वो, या आप कह लें एक प्रॉपर्टी जो है वो है विस्कोसिटी, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल कितना थिक है, ठीक है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं विस्कोमीटर। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की दी गई है, जो जिसके डायग्राम ये बनी भी हुई है। देखें, अब इसमें नीचे स्पाइंडल लगा हुआ है जो रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर आपका जो है ये सेटिंग दी होती है आपकी, ठीक है। अब आप इसे ऑन करके जब डिप करते हैं ना तो उस पे स्पाइंडल पे फोर्स लगती है, ठीक है, जब वो रोटेट करता है, और आपके पास ना रीडिंग यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। बेसिकली डिजिटल होता है। अब ये जो है रोटेशनल विस्कोमीटर है, स्पेशलाइज्ड है। इसका स्पिंडल हम इमर्स करते हैं आपके लिक्विड में, ठीक है। जो सैंपल होता है वो जो रेजिस्टेंस शो करता है ना, वो फिर आपका ये जो मीटर है वो उसकी रीडिंग हमें बता देता है। अब वेरियस स्पाइंडल्स जो हैं आप यूज कर सकते हैं, और वो उन बेसिकली विस्कोसिटी का पता उसकी रोटेशन से ही चलता है, ठीक है। अब कुछ विस्कोमीटर्स में अगर हम देखें तो आपका जो लॉब और स्पाइंडल है वो स्टेशनरी रहता है, वो रोटेट नहीं करता, कुछ में रोटेट करता है। अब जो स्पाइंडल अगर रोटेट कर रहा है तो वेरियस स्पीड्स पे रोटेट करेगा। जो आपकी नोब वगैरह होती है वो भी रोटेट कर रही होती है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। और आपकी सेम नंबर ऑफ रीडिंग भी दे रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है वो आपका है कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है आप किसी चीज को दबाना, ठीक है। कंप्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूजुअली ये जो आपकी टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन की जाती है उस प्रोसेस के लिए आपकी कंप्रेशन, उसकी फॉर्मेशन के लिए आपका कंप्रेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो कंप्रेशन है उसके लिए एक अपर पंच होता है, एक लोअर पंच होता है। मतलब दो चीजें होंगी ना, दो मटेरियल होगा आपके पास, तो उनके मिड में ही आप अपने मटेरियल को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जो अपर वाली बॉडी होती है या अपर पार्ट होता है जिसने कंप्रेस करना होता है उसे अपर पंच कहते हैं। जो लोअर वाला होता है उसे हम कहते हैं लोअर पंच, ठीक है। जब वो दोनों मिलते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर की वजह से आपकी टैबलेट फॉर्मुलेट हो जाती है, ठीक है। आपकी कंप्रेशन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं आपके पंचेस की, ठीक है। डिफरेंट प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी चीजें फिर बेस करती हैं आपकी फॉर्मुलेशन क्या है, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ क्या चाहिए। अच्छा, अब जो आपकी टैबलेट, अगर हम टैबलेट की बात करें तो उसमें ऑलवेज आपको ना ये प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। आपकी कुछ एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं, आप उन्हें कंबाइन करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू भी आप टैबलेट बना रहे हैं, जो लास्ट स्टेप होता है वो उसका कंप्रेशन ही होता है। अब जो कंप्रेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर तो आपकी जो कंप्रेशन है ना वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, आपकी टैबलेट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में होता क्या, उसके रिजल्ट में ये होगा कि जो आपकी एक्टिव सब्सटेंस का रिलीज है ना वो इफेक्ट होगा। वो इस सब बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अभी आपने लेट से एक टैबलेट बनाई, उसके बाद वो आपने खा ली, ठीक है। अब उसने स्टमक में जाके रिलीज होना है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है।
अब अगर वो टैबलेट कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस हो गई, इतनी कि वो ना स्टमक में डिसॉल्व हुई ना इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हुई, वो इसी तरह बॉडी से रिमूव होगी। तो अगर आपकी सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस रिलीज ही नहीं होगा, टैबलेट ब्रेक ही नहीं होगी, इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो गई है, तो फिर आपकी क्या होगा, आपकी उस टैबलेट जो है वो वेस्ट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो कंप्रेशन जो आप कर रहे होते हैं वो भी ऑप्टिमल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्टिमल रेंज में होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। ठीक है। सो दैट जब आपकी बॉडी में टैबलेट जाए तो वो वहां जाकर डिजोल्व हो जाए, और डिजोल्व होने के बाद अपना एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज कर दे। अब एडवांटेज क्या होते हैं कंप्रेशन के, ये आपकी टैबलेट को या मटेरियल को स्ट्रेंथ दे देता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देता है, जैसे कुछ टैबलेट के ऊपर कंपनी का नेम लिखा होता है या टैबलेट का नेम लिखा होता है या कोई मार्क बना होता है। ठीक है। फिर इसका जो होता है लो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, क्विक प्रोसेस है, एडमिनिस्टर करना बहुत इजी होता है टैबलेट्स को। ठीक है। मेजर स्टेप्स अब देख लेते हैं आपकी कंप्रेशन के क्या क्या है। सबसे पहले आप मशीन को सेट कर लेते हैं, फिर पाउडर मिक्स करने के बाद उसे फीड कर देते हैं। फीड करने के बाद आप जितने भी पाउडर्स होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, वो पंचेस पंचेस उन्हें पंच करेंगे और उन्हें कंप्रेस कर देंगे, और उसके बाद आपकी टैबलेट रिलीज हो जाती है। ठीक है। अब इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम जो है इसमें नजर आ रहा है कि ये देखें, ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये अपर पंचेस बने हुए हैं, और ये नीचे वाले जो है लोअर पंचेस हैं। ठीक है। ये डाई रिंग्स हैं, ये आपका लोअर रोलर है, ये आपका अपर रोलर है। अब जहां जहां ये रोलर जिस तरह मूव करते जाते हैं ना, वहां वहां आपकी टैबलेट फॉर्मुलेट होती जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका पाउडर फिल किया जाता है, पाउडर आ गया। ठीक है। अब जब रोलर उसके ऊपर से क्रॉस करता है तो लोअर जो आपकी अपर रोलर है और लोअर रोलर है, वो अपर पंच और लोअर पंच को क्या कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है। और वो फर्दर फिर आपके जो पाउडर होता है उसे कंप्रेस कर देता है, और उसके बाद लास्ट में आपकी जो है लोअर जो लोअर पंच है वो थोड़ा सा अपर मूव करता है और आपकी जो टैबलेट है उसे रिलीज कर देता है। ठीक है। फिर ये टैबलेट कलेक्ट कर ली जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहता है, और आपकी हंड्रेड्स ऑफ टैबलेट विद इन मिनट्स बन जाती है। ठीक है।